सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज मैं फ्रिक्शन से स्टार्ट करता हूँ। फ्रिक्शन में हम उसके बेसिक्स देखेंगे और किस तरीके से वो काम करता है हम उस पर नज़र डालेंगे। ओके, अब फ्रिक्शन का रोल क्या होता है वर्ल्ड में, कि फ्रिक्शन क्यों नेसेसरी है और फ्रिक्शन क्या रोल प्ले करता है, ये आपको अंडरस्टैंड करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। समझ लो दो सरफेस है, दो रूम है। ओके, पहला रूम है जो थोड़ा सा खड़बुड़ा रूम है, ठीक है, वहाँ पर टाइल्स नहीं लगी है, सीमेंट से बस नीचे प्लास्टर कर दिया है। और दूसरे रूम में एकदम टाइल्स लगा है, वहाँ पर एकदम स्मूथ एकदम बना के रखा है, उसके ऊपर थोड़ी सी घी की लेयर भी डाल दी है, हल्की सी लेयर नहीं कहूँगा, मतलब घी का वो परत डाल दी है ताकि क्या कहते हैं कि चीज़ें बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाए। ठीक है, सो अगर समझ लो कि जहाँ पर सीमेंट है, जिस रूम में सीमेंट से उन लोगों ने नीचे बस क्या बोलते हैं प्लास्टर कर दिया है, और जहाँ पर अच्छे से टाइल्स लगा के उस पर थोड़ा सा घी का फटका मार दिया है अच्छे से, और आपके पास एक ब्लॉक है। ओके, ये वाला ब्लॉक है, तो आप दोनों रूम में से किस रूम में धक्का मारेंगे तो ये ब्लॉक ज़्यादा ट्रैवल करेगा, जिसमें सीमेंट से प्लास्टर करके बनाया है या फिर जिसमें वो एकदम स्मूथ करके बनाया है। ओके, यू विल ऑलवेज से कि जो सरफेस ज़्यादा स्मूथ है वहाँ पर ये ज़्यादा आगे जाएगा, और जो सरफेस कम स्मूथ है, ओके, जिसमें थोड़ी ज़्यादा रफनेस है, वहाँ पर क्या कहते हैं कि ये कम आगे जाएगा। ओके, तो अगर आप दोनों को फेंकोगे सो इट माइट हैपन कि स्मूथ वाले में ये डबल डिस्टेंस तक कवर कर ले। ओके, इवेंचुअली इट विल स्टॉप समवेयर। और जिसमें क्या कहते हैं सीमेंट से बनाया हुआ है, वहाँ पर हो सकता है कि क्या कहते हैं कि वो कुछ दूर आगे जाके ही रुक जाएगा। ओके, तो फ्रिक्शन यही रोल प्ले करता है, जिस सरफेस पे फ्रिक्शन ज़्यादा होता है वहाँ पर चीज़ें ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर नहीं पाती हैं। ओके, इफ़ यू हैव प्रोवाइडेड सम पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फोर्स, और वी कैन से कि फ्रिक्शन आपके मोशन को रेजिस्ट करता है इन केसेस में। ओके, लेकिन ये सब ऑब्जेक्ट्स को जब आप फेंकते हो, थ्रो करते हो, इन सभी चीज़ों में फ्रिक्शन उस मोशन को रेजिस्ट करता है, अपोज करता है। जितना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा उतना कम वो चीज़ मूव करने की पॉसिबिलिटी होगी। लेकिन हम इंसानों के लिए, ओके, या फिर कोई भी जानवर है, जब हम चलते हैं उस टाइम पे फ्रिक्शन हमको हेल्प करता है। क्योंकि आप खुद सोचो, अगर आपको चलने कहूँगा तो सेकंड वाला रूम जिसमें टाइल्स लगा के मैंने एकदम घी की एक लेयर डाल के उसको एकदम स्मूथ कर दिया था, आप उसमें स्मूथली चल पाओगे, या फिर क्या कहते हैं कि जिसमें सीमेंट का मैंने क्या बोलते हैं कि प्लास्टर किया था उस पर आराम से चल पाओगे। ठीक है, आप कहोगे कि जो एकदम स्मूथ है सेकंड वाला रूम जिसमें आपने घी की लेयर डाल दी थी, वहाँ चलूँगा तो स्लिप हो जाऊँगा, ठीक है ना। लेकिन जो दूसरा रूम है जो थोड़ा खड़बुड़ा है, ओके, वहाँ पर आप आराम से चल लोगे। फाइन। सो फ्रिक्शन इन ऑब्जेक्ट्स के मोशन को रेजिस्ट करता है और ह्यूमन बींग्स के मोशन को हेल्प करता है। फाइन, उसकी डायरेक्शन पे भी हम आएंगे। तो फ्रिक्शन का काम क्या होता है, तो बेसिकली अगर हम थोड़ा डेफिनेशन वाइज जाएंगे तो फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन। ओके, तो द टर्म इज रिलेटिव मोशन, इट्स इज रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन और मोशन में क्या फ़र्क है, पहले हम उसको देखेंगे। ओके, रिलेटिव मोशन मतलब क्या, अगर समझ लो कि मैं इसको धक्का देता हूँ, ओके, और इसके नीचे क्या, ये ग्राउंड है। ओके, ये ग्राउंड हो सकता है, कोई और बड़ा सा बॉक्स हो सकता है, बट फिलहाल हम लोग ग्राउंड मांग के चलते हैं। अगर ये ग्राउंड है, अगर आप इसको धक्का दोगे तो ये नीचे वाला ग्राउंड क्या कहेगा, इट विल से कि ये ऊपर वाला ब्लॉक मेरे राइट साइड पे जा रहा है। ओके, सो इट विल मेक फ्रिक्शन टू एक्ट इन सच अ वे कि ये राइट साइड में ना जाए। इट वॉन्ट्स टू रेजिस्ट रिलेटिव मोशन। ओके, वो नहीं चाहता कि वो रिलेटिव मोशन हो, ये ज़मीन क्या चाहती है कि ये उसी जगह पे रहे। तो इसके मोशन को अपोज करने के लिए ये पीछे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लगाना शुरू कर देता है। ओके, थ्रू आउट जो भी इसके सरफेस कांटेक्ट पे होगा सब जगह ये फ्रिक्शनल फोर्स कॉन्स्टेंटली लगना शुरू हो जाएगा। ओके, आई होप ये वाला पार्ट आपको समझा। ओके, सो आप किस स्पीड से लेके जा रहे हो, आप इस पर कितना फोर्स लगा रहे हो, आप इसको कितना स्लो लेके जा रहे हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता फ्रिक्शन को। ओके, फ्रिक्शन की एक वैल्यू भी होती है, वो सब हम देखेंगे यहाँ पर आगे। तो आपको समझा ये वाला पार्ट। सिमिलरली अगर मैं इसको राइट में लेके जाऊँगा, ओके, ग्रेटली सॉरी, अगर मैं इसको लेफ़्ट में लेके जाऊँगा तब ज़मीन क्या चाहेगी, ज़मीन इस मोशन को रेजिस्ट करेगी। इट डज नॉट वांट इट टू गो इन दैट डायरेक्शन, सो इट विल अप्लाई फ्रिक्शन इन राइट डायरेक्शन इन दैट केस। ओके, सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस बेसिक थिंग। फाइन, अब आप कहोगे हमको चलने में कैसे हेल्प करता है। अब आप ध्यान से देखना और मुझे बताना, जब आप चलते हो तब आपके पैर ज़मीन पे आप पीछे की तरफ रगड़ते हो कि आगे की तरफ रगड़ते हो, आप करके देखो। जब आप चलोगे तो आपके जो पैर होंगे, ठीक है ना, आपके जो पैर होंगे वो ज़मीन के पीछे की तरफ जाते हैं ना, पीछे की तरफ ज़मीन को पुश करते हो तभी आप आगे की तरफ जा पाते हो। ओके, तो ज़मीन के रेस्पेक्ट में आपका पैर कहाँ जा रहा है, आपका पैर
पीछे की तरफ जा रहा है, तो ज़मीन आप पे फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगाएगी, आगे की तरफ। ओके, दैट्स वाई आई सेड फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन। इन रियलिटी आपका मोशन आगे की तरफ हो रहा है, ओके, लेकिन आपका जो पैर है वो किस तरफ जा रहा है। आपका जो पैर जब इसको ज़मीन को टच होगा, ठीक है ना, आप देखो ऐसा पीछे की तरफ आप ऐसे इसको स्लाइड करते हो, करेक्ट, आप इसको पीछे की तरफ करते हो तब आप आगे जाते हो। ओके, तो इस चीज़ को आप बारीक से ऑब्जर्व करोगे तो यू विल गेट टू नो। सो आई होप ये वाला पार्ट आपको समझ आए। फाइन, सो अब आगे देखते हैं। तो इस फ्रिक्शनल फोर्स की एक वैल्यू होती है, जो वैल्यू होती है वो होती है म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल। हम कैसे निकालते हैं इसको, इट इज़ म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल। अब म्यू क्या होता है यहाँ पर, म्यू इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ओके, सो जिस सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जितना ज़्यादा होगा वो सरफेस उतना ज़्यादा रफ होगा। ओके, तो समझ लो कि आपको कोई एग्जांपल है जिसमें आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 3 है, ओके, और कोई एग्जांपल है जिसमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3 है। तो कोई आपको पूछेगा कि कौन सा सरफेस ज़्यादा रफ है, तो यू विल से दिस। कौन सा सरफेस रिलेटिवली ज़्यादा स्मूथ है, यू विल से दिस। ओके, सो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जितना ज़्यादा होता है वो सरफेस उतना ज़्यादा रफ होता है। तो इससे आपको एक बेसिक आइडिया आ जाएगा दिमाग में। अगर उसने सम में दिया है कि एक ब्लॉक है जो पहले जा रहा था एक जगह जहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन था 1.2, फिर बाद में कुछ टाइम आगे जाने के बाद एक जगह है जहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 2.7, सो यू विल गेट टू नो कि आगे वाला जो सरफेस है वो और ज़्यादा रफ है। फाइन, सो आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर है। अब एक और चीज़ ध्यान देना, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो खाली जिस सरफेस पे कोई चीज़ जा रही है उसके रफनेस और स्मूथनेस पे डिपेंड नहीं करता। ओके, आपका जो चीज़ जा रहा है, समझ लो कि ये वाला पार्ट है, ये इसके ऊपर ऐसे ट्रैवल कर रहा है। फाइन, तो जब ये ट्रैवल कर रहा है ये वाला पार्ट, तो अगर ये रफ़ है और पूरा सरफेस एकदम स्मूथ है तो भी वहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगा। ओके, अगर आप कहोगे कि ज़ीरो, म्यू की वैल्यू ज़ीरो कब हो सकती है, यू माइट आस्क कि म्यू की वैल्यू ज़ीरो कब होगी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है बहुत। म्यू की वैल्यू ज़ीरो तब होगी जब मेरा हाथ भी एक्सट्रीमली स्मूथ होगा और ये सरफेस भी एक्सट्रीमली स्मूथ होगा। ओके, ओनली एट दैट टाइम म्यू विल बी ज़ीरो। अदरवाइज अगर आप कहोगे कि मेरा सरफेस एकदम स्मूथ है लेकिन मेरा ऑब्जेक्ट का जो बेस है, जो ज़मीन से टच है, वो स्मूथ नहीं है, एट दैट टाइम व्हाट विल हैपन कि उस टाइम भी फ्रिक्शन रहेगा। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। फाइन, सो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है वो जिस चीज़ पे आप चल रहे हो और आपका जो भी चीज़ है, जो भी सामान है, उसका बेस कितना स्मूथ है, ठीक है, जो नीचे वाला पार्ट होता है किसी भी चीज़ का वो कितना स्मूथ है उस पर डिपेंड करता है। सो एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ मैं। ये डस्टर है, समझ लो आपका, मेरा डस्टर है, आपका नहीं है। सो अगर ये डस्टर है आपका, अगर ये मेरे हाथ पे चल रहा है तो 2 थिंग्स विल मैटर, मेरा हाथ कितना स्मूथ है और ये डस्टर का ये वाला पार्ट जो ज़मीन को टच कर रहा है ये कितना स्मूथ है। अगर मेरा ये डस्टर का पार्ट बहुत स्मूथ है लेकिन मेरा हाथ बहुत ज़्यादा रफ है, देयर विल बी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विच विल बी हैविंग सम वैल्यू। ओके, अगर क्या कहते हैं कि मेरा सरफेस बहुत स्मूथ है लेकिन ये रफ है, इवन इन दैट केस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विल बी देयर। सो डू नॉट थिंक कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन खाली ज़मीन के रफनेस पे डिपेंड करता है। इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द रफनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज़ गोइंग टू मूव ऑन इट। फाइन, इसलिए जब आप चप्पल लेते हो तो आपकी जो चप्पल में नीचे की तरफ आप देखते हो वो जितना ज़्यादा खड़बुड़ा होता है, जितना ज़्यादा मोटा होता है, आप कहते हो कि अच्छा चप्पल है, बारिश में काम आएगा। ओके, एंड आप कभी भी ऐसा चप्पल नहीं यूज़ करोगे बारिश में जो क्या बोलते हैं पूरा नीचे से प्लेन हो। ओके, सो इस तरीके से काम करता है। अब ये फ्रिक्शन एट टाइम्स इट माइट हैपन कि आप कोई सरफेस को देख के कहो कि ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ सरफेस है। अच्छा, एक और बात ध्यान रखना इसके पहले, कभी भी आप ऑनलाइन पढ़ते हो तो एक टिप देना चाहता हूँ आपको मैं कि टीचर जो कुछ भी पढ़ा रहा है, समझ लो कि उसका 15 मिनट का लेक्चर है। सो डू नॉट थिंक कि आप उस लेक्चर को 15 मिनट में आपको ख़त्म करना है। आपने कोई भी एक बात सुनी टीचर की तो वीडियो को पॉज करो, उस पर सोचो, ओके, कि ये सब चीज़ें जो सर बोल रहे हैं सही है कि नहीं, उस चीज़ को इमेजिन करो। ओके, नेवर ट्राई टू फिनिश अ 15 मिनट्स लेक्चर इनटू अ 15 मिनट, ओनली इन 15 मिनट। एट टाइम्स इट माइट हैपन कि आपको आधा घंटा लग जाए। ओके, सो इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना। कोई भी पॉइंट मैं बताऊं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर मैं मूव हो रहा हूँ, सो ऑलवेज टेक केयर कि आप वीडियो को पॉज करो और सोचो उस पर कि सर ने अभी भी क्या कहा। फाइन, सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। तो हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं यहाँ पर। सो हाँ, तो अभी मैं क्या कहने जा रहा था
कि ये फ्रिक्शन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपका जो सरफेस हो, ज़मीन भी बहुत स्मूथ दिख रही है और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो भी बहुत स्मूथ दिख रहा है, इवन देन देयर विल बी अ फ्रिक्शन। ओके, व्हाई इट इज़ लाइक दैट? बिकॉज फ्रिक्शन जो होता है वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है। ठीक है, कोई चीज़ आपने आजकल पोस्ट देखे होंगे, फोटोज़ देखे होंगे कि इस चीज़ को अगर मैं माइक्रोस्कोप में जूम करता हूँ तो कितना खड़बुड़ा है। ओके, सो इट हैपन्स, इट इज़ ऑलवेज देयर कि जो चीज़ें आपको रियलिटी में बहुत क्या बोलते हैं फ्लैट या फिर स्मूथ दिखती है, उनको अगर आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं कि ऐसा उनका सरफेस, जो सरफेस रियलिटी में आपको दिखने में बहुत स्मूथ स्ट्रेट दिखता होगा, अगर आप उसको माइक्रोस्कोप में देखोगे यू विल फाइंड कि बहुत ज़्यादा खरबूड़ा है। ओके, ऊपर नीचे है। तो जो चीज़ें हमको नहीं दिखती हैं उन चीज़ों की वजह से भी ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है। तो इसका हमेशा ध्यान रखना। हो सकता है आपको ज़मीन बहुत स्मूथ दिख रही है बट इन रियलिटी वो थोड़ी सी आड़ी टेढ़ी है, अगर आप उसको बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करोगे तो। और ये बारीकी वाले पार्ट से ही क्या बोलते हैं फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है। तो क्या होता है बेसिकली, समझ लीजिए आपकी ज़मीन है नीचे वाली और ये जो ऊपर वाला जो सरफेस है ये आपका वो चीज़ है। ठीक है, ये नीचे वाली ज़मीन है और इसके ऊपर ये डस्टर जा रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ये ऊपर वाला ये डस्टर का है और ये नीचे वाला जो खरबूड़ा पार्ट दिख रहा है ये ग्राउंड का है। ये दोनों आपस में जब चलेंगे तो फिर ये सब एडजस्ट इसमें घुसेंगे, इससे टकराएंगे, सो देयर विल बी अ रेजिस्टेंस। ओके, आई होप ये वाला पार्ट आपको समझा है। तो हमेशा ध्यान रखना इन चीज़ों का। अब आपसे एक और सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ मैं। जब कोई बॉल रोल करते हुए ज़मीन पे जाता है, समझ लीजिए आपकी ज़मीन है और कोई बॉल उस पर रोल करते हुए जा रहा है, इस डायरेक्शन में उसका मोशन हो रहा है। ठीक है, बॉल का मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है? इस डायरेक्शन में। लेकिन जब बॉल इस तरफ जाता है तो बॉल का मोशन कैसे होता है? ये बॉल इस डायरेक्शन में घूमेगा ना, तभी तो आगे जाएगा। ओके, तो ये जो सरफेस है, इस सरफेस को क्या लग रहा है? ये बॉल तो रियलिटी में पीछे जाना चाहता है, सो इट विल एक्ट अ फ्रिक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके, सो इसको कहते हैं कि इसको रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं बेसिकली हम लोग। फाइन, अब एक और चीज़ ध्यान देना कि यहाँ पर क्या होने वाला है कि कभी कभी एट टाइम्स इट हैपन्स, आप रोटेशनल मोशन चैप्टर में देखोगे कि हो सकता है कि बहुत ज़्यादा गोल घूम रहा है और क्या कहते हैं कि मोशन आगे स्लो है। ये चीज़ आपको रोटेशन में इमेजिन होगी, बस उस पर हम लोग आएंगे बाद में। फिलहाल मान के चलो कि आइडियल केस है जहाँ पर एक बॉल सिंपली आगे की तरफ मूव हो रहा है, तो उस टाइम पे क्या होगा कि ये बॉल नीचे की तरफ जाना चाहेगा एंड फ्रिक्शन विल एक्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो हम जब चलते हैं, इंसान जब चलते तभी भी सेम होता है। आपके पैर पीछे जाना चाहते हैं तभी आप आगे जा पाते हो। ओके, और यहाँ पर रोलिंग में भी क्या होता है कि ये बॉल इस तरफ घूमता है और फ्रिक्शन इसके रिलेटिव मोशन के ऑपोजिट में लगता है। सो आई होप ये वाला पार्ट भी आपको क्लियर है। सो अब हम देखते हैं, तो जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन था वो दो टाइप के हैं। एक होता है आपका स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और दूसरा होता है आपका काइनेटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो इस पर भी हमने एक नज़र डालते हैं। तो आइडियल फिजिक्स में क्या होता है, अभी तक आप जो भी सम कर रहे थे न्यूटन्स लॉ में, तो उनमें क्या होता था कि एक सिंपल सा एक ब्लॉक होता था, उस ब्लॉक पे आप फोर्स लगाते थे। अगर उस सरफेस पे फ्रिक्शन नहीं है ना, तो इन रियलिटी क्या होगा, समझ लो एक बहुत बड़ा सा ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, बहुत बड़ा सा ब्लॉक है, इसका वज़न है 2000 किलो। अब ये बहुत अच्छी चीज़ बताने जा रहा हूँ मैं आपको, इसका वज़न है 2000 किलो। तो अगर इसका पूरा का पूरा सरफेस स्मूथ है, इस चीज़ का बॉटम का चीज़ भी एकदम स्मूथ है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इस ब्लॉक के और इस ज़मीन के बीच में समझ लो 0 है, मतलब इट इज़ कम्प्लीटली स्मूथ सिचुएशन। अभी तक आपको अगर कहता है कि सिचुएशन में सब में कि फ्रिक्शन एग्जिस्ट नहीं करता और एज्यूम फ्रिक्शन फोर्स इज 0, इट मीन्स इट इज़ अ परफेक्टली स्मूथ सरफेस। ज़मीन भी स्मूथ है और उस चीज़ का बॉटम भी स्मूथ है। सो इस केस में क्या होगा, अगर ये 2000 किलो का भी है और अगर आपने समझ लो इस पर 10 न्यूटन का भी फोर्स लगा दिया गलती से, बस हल्के से धक्का दिया, तभी भी ये चीज़ मोशन में आ जाएगी और ये थ्रू आउट मोशन में जाती रहेगी। दिस इज़ आइडियल फिजिक्स जिसमें फ्रिक्शन नहीं होता। बट अगर सब में फ्रिक्शन है, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता ना। आप जानते हो कि जितनी भारी चीज़ है उस पर अगर आप कम फोर्स लगाओगे तो वो हिलेगी भी नहीं, रियलिटी में ये होता है। ओके, बट क्या कहते हैं कि अगर आइडियल फिजिक्स होती, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो आप उसको बस हल्का सा धक्का दे देते तो वो आगे जाना शुरू कर देती है, तब उसके पास एक्सेलरेशन आ जाता अच्छा खासा। फोर्स इज इक्वल टू एम से आप निकाल सकते हो। सो 10 डिवाइड बाय 2000, सो जो भी उसका आंसर आता होगा 0.005 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से उसकी स्पीड बढ़ते जाएगी हर सेकंड।
okay, so it will continue. So that is the physics, that is the beauty of physics, okay, in ideal condition. So similarly, but in reality क्या होता है, अगर समझ लो आप इसको हिला पाए, समझ लो एक चेयर है नॉर्मल से, आप उसको धक्का दोगे, कुछ टाइम आगे जाके रुक जाएगी, इवेंचुअली इट विल स्टॉप समवेयर. व्हाई डज इट स्टॉप? बिकॉज दिस फ्रिक्शनल फोर्स इज कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू पुल इट बैक. ओके, सो आई होप ये वाला पार्ट भी आपको समझ गया है. सो इस पे आप लोग ध्यान रखना हमेशा. जब फ्रिक्शन होगा तब क्या होगा, आपने फोर्स लगा दिया तो एट टाइम्स इट माइट हैपन कि एट टाइम क्या हमेशा ऐसा होगा कि वो आगे जाके रुक जाएगा. बट कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि कोई चीज़ बहुत भारी है, आप ज़ोर से फोर्स लगा रहे हो फिर भी नहीं हिल रही है. क्यों नहीं हिलती? तो उसका आंसर अब यहाँ पर है. तो बेसिकली उस चीज़ पे उस वक्त स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक या फिर हम कह सकते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होता है. तो जब स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है उस टाइम पे मोशन आपका नहीं होता. ओके, ऑलवेज टेक केयर. अगर आपके सब में कहा है कि कोई एक चीज़ है जो ज़मीन पे मूव करके आगे जा रही है और वहाँ पर फ्रिक्शन है, इट मीन्स दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन, दे आर टॉकिंग अबाउट काइनेटिक फ्रिक्शन. काइनेटिक पे आते हैं हम लोग. सो एक होता है काइनेटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. काइनेटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन खाली तब आता है जब आपकी कोई चीज़ मोशन पे आ जाती है. ओके, स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की एक रेंज होती है, वो रेंज में काम करता है. तो हो सकता है कि जो ये म्यू एस है, ठीक है, स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसकी एक रेंज होती है. ये 0 से लेके कुछ एक मैक्सिमम वैल्यू तक अपनी वैल्यू चेंज कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. इसको मैं नेक्स्ट क्लास में थोड़ा डिटेल में लूँगा. फाइन, फिर आप सुनते जाओ. तो 0 से लेके लेट्स से किसी सरफेस का स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मैक्सिमम आप क्वेश्चन में दिया रहेगा कि उसका म्यू एस है 1.5. म्यू एस है 1.5, इट डज नॉट मीन कि 1.5 ही उसकी एक वैल्यू है. म्यू एस 1.5 का मतलब ये हुआ कि इट कैन टेक अ वैल्यू विच कैन रेंज फ्रॉम 0 to 1.5. ओके, एंड देन यहाँ पर क्या है, जो आपका जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है लेकिन उसकी एक फिक्स वैल्यू होगी. ओके, और किसी भी सरफेस के लिए काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी. ओके, स्टैटिक कैन टेक अ रेंज फ्रॉम 0 to इट्स मैक्सिमम, बट उसका जो काइनेटिक होगा, काइनेटिक हमारा जो भी होगा, सो उसकी काइनेटिक की जो वैल्यू होगी, समझ लो कि इसी सरफेस का काइनेटिक फ्रिक्शन दे दिया उसने 1.4, सेम सरफेस का, ठीक है, जहाँ पर 1.5 स्टैटिक था वहाँ पर 1.4 काइनेटिक होगा. काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा स्टैटिक वाले से कम होगी. ओके, सो इसीलिए आप देखते होंगे कि एक बार किसी चीज़ को आप धक्का दे रहे हैं, बहुत ज़ोर लगा रहे हैं, और जैसे वो हिलना शुरू होता है तो आपको थोड़ा कम ज़ोर लगाना पड़ता है. ओके, सो यू ऑल्सो फील कि मैंने एक बार जब इसको हिला दिया है उसके बाद इसको आगे लेके जाने में मुझे थोड़ा कम फोर्स लगाना पड़ रहा है. व्हाई इट इज़ लाइक दैट? बिकॉज द फ्रिक्शनल फोर्स गेट रिड्यूस्ड. ओके, सो इस तरीके से काम करता है ये. आई होप ये सब पार्ट आपको समझा होगा. फाइन, सो नेक्स्ट क्लास में मैं थोड़ा एग्जांपल के साथ भी इसको बताऊंगा ताकि आप इसको और डिटेल में समझ सको. फाइन, तो अगर आपको कोई पार्ट है जिसका आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चाहिए, या फिर आप चाहते हो कि मैं उसको और डिटेल में बताऊं, तो आप ज़रूर कमेंट करना, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा. अब एक जाते जाते लास्ट पार्ट बता देता हूं कि अगर स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है तो वहाँ पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी वो स्टैटिक होगी. ओके, उसको हम कहते हैं स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. अगर जब काइनेटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लग रहा होगा तो उसको हम कहेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन. सो आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर है. फाइन, सो वीडियो शेयर करना एंड लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट कर दिया करो. कमेंट कर दो, सबसे अच्छा लगता है. फाइन, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी.